तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक कवर किया था? पिछले वीडियो में हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हो गया था। अभी इस वीडियो में हम लोग उसी का मतलब आप देखेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका हम लोग लेक्चर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या मतलब ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे और बारी बारी से एक एक चीज को देखेंगे। यहाँ पर जो आगे टॉपिक्स है मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, बिकॉज ऑफ दैट इसमें एग्जाम्पल वगैरह है तो आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मतलब एक सबके अपने अपने फिक्स डेफिनेशन रहेंगे, तो डेफिनेशन वगैरह जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान देंगे थोड़ा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो हमारा पहला यहाँ पर टॉपिक आ रहा है वो क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि मतलब केमिकल रिएक्शन जो है उसके कितने टाइप्स है, मतलब कितने तरीके से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है। तो ठीक है, तो मेनली यहाँ पर 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन को बताने की कोशिश किया गया है। तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले एक बार समझ लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, डेफिनेशन सबके एक एक करके करेंगे और फिर एक एक के एग्जाम्पल कर लेंगे। इस तरीके से हमारा रहेगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें हम देखेंगे कि नॉर्मली हम 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। हम 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको एज इट इज पेपर में पूछा जाएगा और आपको जैसे का तैसा जवाब देकर चला आना है। ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये आंसर राइटिंग कर रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल कंपलसरी है, यानी कि पहले आपको डेफिनेशन फिर आपको एग्जाम्पल कंपलसरी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के बाद आपका यहाँ पर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये 4 टाइप की रिएक्शन सबसे पहले हम समझेंगे और यही मेन 4 टाइप की रिएक्शन अभी शुरू में आपको पढ़ने हैं, फिर आपका दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया था? पिछले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो हमने समझ लिया था कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो उसमें हमने क्या देखा था नॉर्मली कि अगर आप देखेंगे एडिशन रिएक्शन की मैं बात करूं तो जब क्या होगा, जब 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर, ध्यान दीजिए, when 2 or more reactant substance जो है वो क्या होंगे? तो कंबाइन होंगे, और उससे केवल सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कितना प्रोडक्ट? सिंगल प्रोडक्ट। देखिए यहां पर क्या है, 2 और मोर रिएक्टेंट सब्सटेंस कंबाइंस और केवल सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहां पर क्या होगा? सिंगल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन भी बोलेंगे। मतलब सीधा मैं बोलूं कि अगर आप क्या करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा आपके जो रिएक्टेंट सब्सटेंस है वो कंबाइन हो रहा है और केवल एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो आप क्या बोल देंगे यहां पर कि वो एडिशन रिएक्शन है। एग्जांपल बात करूं, C+O2 क्या बना रहा है? CO2। और आपको एक देखना है, चलिए देख लेते हैं एक और, Mg+ यहाँ पर O2 बनाएगा, यहाँ पर 2Mg + O2 2MgO बना देगा। ठीक है, आपको इसके अलावा और देखना है तो वाटर बना लेते हैं, वो भी एक तरीके का क्या हो जाएगा? एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। इसमें H2 + O2 मिलकर बनाएगा H2O। अब क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा इसको बैलेंस कर लेते हैं, एक O है और यहाँ पर ये, अब यहाँ पर 2 लिख दीजिए और ऐसे कुछ कर दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे 4 और ये 2 एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है किसके, जिसको आपको इसमें जो आसान लगे वो आप एक रेडी करके रखिए, लेकिन कम से कम 2 मतलब एग्जांपल सबके रेडी रखिए। एडिशन रिएक्शन में आप देखेंगे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपका वाटर बना रहा है। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका सबसे पहले किसका हो गया, एडिशन रिएक्शन का हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ डिकम्पोज होगा, यहाँ पर जो था उसका एकदम उल्टा। यहाँ पर क्या था, दो रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट जो थे वो कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर रहेगा कि जो सिंगल रिएक्टेंट रहेगा वो डिकम्पोज होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, टू और मोर प्रोडक्ट में। मतलब अगर एक सिंगल सब्सटेंस जो रहेगा वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर केमिकल सब्सटेंस में यानी प्रोडक्ट में, तो आप उसी को क्या बोलेंगे, आप उसी को यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। चलिए देखते हैं, व्हेन टू और व्हेन सिंगल केमिकल सब्सटेंस break down into two or more product substances, तो उसको आप क्या बोल देंगे, उसको आप बोल देंगे कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सही बात है कि नहीं। क्या होगा, जब एक सिंगल जो केमिकल सब्सटेंस रहेगा वो टू और मोर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसमें डिवाइड हो जाएगा, टू और मोर प्रोडक्ट के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, तो आप उसको यहाँ पर क्या बोल देंगे कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लेना, ओके। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले C12H22 और O11, तो C12H22 और O11 ये क्या है, ये एक तरह का आप बोलेंगे शुगर है आपका, ठीक है। तो इसमें आप क्या होगा, तो सबसे पहले 12 कार्बन अलग निकल जाएगा, इसके अलावा H22 और O11 है तो आप 2 यहाँ आप 11 को बाहर ले लेंगे, 11 जब कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पर H2O मिल जाएगा। ये क्या है कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो दो प्रोडक्ट सब्सटेंस से ब्रेक डाउन हो जा रहा है, इसी को आप क्या बोलेंगे, तो इसी को आप यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है। हाँ, आपको और इसका एक एग्जांपल देखना, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CaCO3 ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2, ठीक है। ये दो एग्जांपल आप रेडी रखिए एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर दे रहा है, ठीक है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन जो होगा वो परफॉर्म कराने के लिए आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कम से कम एटलीस्ट दो एग्जांपल रेडी रखिए। एक और देख लेते हैं, चलिए, कि इसमें मान लीजिए कि आपको H2O2 आप मतलब ले रहे हो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले रहे हो, तो इसमें आप क्या क्या बना सकते हो, तो एक सबसे पहले तो आप H2O बना लीजिए और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज करवाना है और H2O, तो 2 2 4 यहाँ पर, ओके। हाँ, अब ये रिएक्शन एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे 2 2 4 और उसके बाद ऑक्सीजन जो 4 है, 2 यहाँ पर और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं, वाटर मिल रहा है और साथ में ऑक्सीजन जो हो रही है वो रिलीज हो जा रही है। तो आपने यहाँ पर 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, जिसमें क्या है, सिंगल रिएक्टेंट सब्सटेंस जो हो रहा है वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, एक से ज्यादा प्रोडक्ट सब्सटेंस में। यहाँ पर देखेंगे ये भी एक सिंगल रिएक्टेंट सब्सटेंस है जो कि 2 प्रोडक्ट सब्सटेंस से ब्रेक हो रहा है, ये भी एक सिंगल रिएक्टेंट सब्सटेंस है, 2 प्रोडक्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो हमने एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया है। एडिशन रिएक्शन क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा जो रिएक्टेंट रहेंगे, 2 और मोर रिएक्टेंट रहेंगे, आपस में कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट जो रहेगा वो ब्रेक डाउन होगा और 2 और मोर प्रोडक्ट सब्सटेंस को फॉर्म करेगा। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस कर देना, मतलब अपने उसके प्लेस से हटा देना। लेकिन कोई किसी के प्लेस पे सब कब हटा पाएगा, आप ही स्कूल में बैठे हैं, आप बताइए एक पतला सा बच्चा आता है और वो बोलेगा कि चल हट रहे, ये मेरी जगह है, तो आप हट जाएंगे, नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे, क्योंकि आप उससे ज्यादा पावरफुल हैं, आप उसको धक्के वगैरह दे देंगे कि भाई जा अपना काम कर, ये कर वो कर, ठीक है। मेन मामला क्या है कि देखिए वही हाल होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब तक, ध्यान सुनना, एकदम सरल भाषा में कहा जाए तो जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है, तो आप बोलेंगे कि भाई वो कौन सा रिएक्शन हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। मतलब मैं एकदम सरल भाषा में बोलूं कि हाईली
रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जो है यहां पर वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा उसकी जगह से, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका। अभी अभी आपने किया था CuSO4 प्लस जिंक, यहां पर बात क्या बनी, जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, तो ये कॉपर को उसकी जगह से हटा के जिंक सल्फेट बना देगा, और यहाँ पे कॉपर यहां से हट गया, अपनी जगह से हट चुका है। तो ये कौन सा एग्जांपल है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके अलावा आप दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर एक और देख लीजिए, CuSO4 प्लस फेरस आयरन, तो ये क्या होगा, फेरस ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा FeSO4 प्लस यहाँ पर Cu, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता यानी FeSO4 होता प्लस Cu होता, तो यहाँ और बोला जाता कि बताइए क्या बनेगा, तो आप कभी ऐसा मत लिखिए, CuSO4 प्लस Fe आप नहीं लिख सकते, ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Cu इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कि वो फेरस को हटा पाए। दिस रिएक्शन कैन नॉट अकर, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। तो आप जरा याद रखिएगा इस चीज को लेकर के, हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये दोनों ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। आपको बोला जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं कि क्या कभी क्या आते हैं कि जो अपना कॉपर रहेगा वो फेरस सल्फेट में फेरस को हटा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं हटा सकता। क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन फेरस यानी आयरन, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, एग्जांपल हमने देख लिया है। अब आती है बात डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, exchange of ions and product will form, प्रोडक्ट बोल दो, प्रेसिपिटेट बोल दो, बात देखिए, प्रोडक्ट विल फॉर्म, मतलब यहां पर क्या होगा, एक जो आयंस है उनका एक्सचेंज होगा और आयन को एक्सचेंज करके यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसी को आप क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो यहां पर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है देखते हैं, देखिए ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3 और किसके साथ में, NaCl के साथ में। अब होगा क्या यहाँ पर Ag जो है वो पॉजिटिव है, NO3 जो है वो निगेटिव है, Na जो है वो पॉजिटिव है, Cl जो है वो निगेटिव है। जब ये रिएक्शन एक्चुअली परफॉर्म होगा, अब ऐसे आप एरो मत दिखाइएगा, आप सामने एरो दिखाइएगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ किया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर Ag जो है वो यहाँ पर Cl के साथ में, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है तो एक्सचेंज हो रहा है, तो Ag जो है वो Cl के साथ में रिएक्ट करके AgCl बनाएगा, और यहाँ पर Na जो है वो NO3 के साथ में रिएक्ट करके NaNO3 बनाएगा। यहाँ पर इसको क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, और ये है सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आयंस जो है उनका एक्सचेंज हुआ है, और आयन का एक्सचेंज होकर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसको ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, चारों टाइप ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद अब हम बढ़ने जा रहे हैं, ये वाला हमारा डन हो चुका है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत है, चलो अब बात आती है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं और फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, और फिर इसके एग्जांपल देख लेते हैं, बस वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। उससे ज्यादा यहाँ आपको ना समझना है ना वगैरह वगैरह, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। चलिए, तो सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें आप हीट को प्रोवाइड कर रहे हो, यानी जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसे रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, जिसमें प्रोडक्ट जो है हीट रिलीज कर रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि इस रिएक्शन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब्ड, कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? तो बाय रिएक्टेंट, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट, यहाँ पर हीट जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा रिएक्टेंट से, मतलब रिएक्टेंट जो होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो रिएक्शन इन विच हीट विल बी प्रोवाइडेड, मतलब जिसमें हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तरह तरह से लिख सकते हैं, मैटर करता है कि आप कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आप हीट को प्रोवाइड कर रहे हो किसको? रिएक्टेंट को, तो उसको आप क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, कौन रिलीज करेगा? तो प्रोडक्ट रिलीज करेगा। तो यहाँ पर हीट रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट, हीट रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो हीट को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है, उसी को आप क्या बोल देंगे कि क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर आप एग्जांपल देखें, क्योंकि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही पुराना वाला एग्जांपल हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि नया एग्जांपल ना ले, उसी में सिमटे रहें। तो यहाँ पे CaCO3, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या बनाता है? CaO प्लस, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक तरह का कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सही बात है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं कि जब आप CaO प्लस H2O, मतलब चूने के पत्थर को आप कहाँ डालते हैं? पानी में डालते हैं, तो वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को रिलीज करेगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पर? CaOH2, ये है अल्कली, OH इसमें आ गया, वो क्या रहता है? अल्कली, साथ में क्या करेगा? हीट जनरेट करता है। तो यहाँ पर आप हीट लिख देंगे, मतलब ये कि प्रोडक्ट जो है वो आपका हीट रिलीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए आप इसको एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, हीट निकालना, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको क्लियर है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट सब्सटेंस, और यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड बाय द प्रोडक्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल आपके सामने रेडी है, कोई दिक्कत आई है? आगे बढ़े आप, चलो। अब इसके बाद हमने अब तक 2 पॉइंट के विकेट गिरा चुके हैं, और अब ये भी हमारा हो गया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होगा कैसे? तो केमिकल रिएक्शन 2 तरीके से हो सकता है कि वो फास्ट हो सकता है कि वो स्लो हो सकता है कि वो फास्ट हो सकता है कि वो स्लो हो। एग्जांपल के लिए मैं बात करें तो जैसे कि अगर आप देखेंगे नॉर्मली, अगर हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि आम का पकना, ठीक है, तो आम क्या एक दिन में पक जा रहा है? इसका जवाब है नहीं, तो एक स्लो रिएक्शन है, स्लो केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं बात करूं दही का जमना, तो कैसा रिएक्शन है? स्लो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो बहुत मतलब फास्ट होते हैं, इन द मतलब एक बोला जाए इतने शॉर्ट टाइम होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक से मैं बोलूं कि दो सब्सटेंस का आपस में कंबाइन हो जाना, कभी कभी ये रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, लेकिन कई बार ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि केमिकल वगैरह कुछ तो था, उसमें आपने जैसे ही दूसरे बबल को डाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि NaCl जो है वो वाटर में डाला गया, तो उसने फटाक से वाटर के साथ डील, मतलब क्या हो गया, मतलब मिलके अपने आयन फॉर्म कर दिए। तो ये क्या है? ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप बेसिकली बता सकते हो कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो सकती है, इट कैन बी स्लो और इट कैन बी फास्ट। सही बात है कि नहीं? फिर आपको एग्जांपल दे देना है। फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या है कि आप बोलेंगे कि डिसॉल्विंग ऑफ NaCl इन द वाटर, ये क्या है? फास्ट है, बहुत फटाफट होता है। और जबकि आप देखेंगे कि आप बोलेंगे रिपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फलों वगैरह का पकना। इसके बाद इसके अलावा आपको एग्जांपल वगैरह देना है, तो आप क्या दे सकते हैं कि जैसे एक तो फलों का पकना दे दिए, कन्वर्जन ऑफ अ मिल्क इनटू कर्ड, तो भाई पूरा रात लगता है ना, फिर जाके दही वगैरह जमता है, समझे? तो आप बोल सकते हैं कि बहुत। इसके अलावा आप रस्टिंग ऑन द आयरन, अचानक एक दिन में थोड़ी जंग लग जाती है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे कोरोजन लगता है और धीरे धीरे पूरा लोहा गायब, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है कि फास्ट रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहां से मतलब अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं तब आप देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन लगभग 3 मार्क्स के बने हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप समझ में आ जाएंगे आपको ये बातें। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो चलिए पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से मतलब बोला जाए कि चीजें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो बात करते हैं, तो यहाँ पे 5 चीजों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा है साइज ऑफ रिएक्टेंट या फिर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, तीसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, इसके बाद क्या है, बोला जाए टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की टेम्परेचर क्या है, ठीक है। और लास्ट फाइनली हम लोग एक पॉइंट बात करेंगे, वो है कैटालिस्ट। अब चलिए सबसे पहले एक एक जन को उतारते हैं मैदान में। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन और कैटालिस्ट। सबसे पहले टर्म पे बात करेंगे तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट देख लेते हैं क्या होता है। अब आप अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे बात करेंगे तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि यहां पर आपको बताना है कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए आपको यहां पर क्या बोला है कि आप मान लीजिए कि आप एल्यूमिनियम ले लीजिए और जिंक ले लीजिए, एक एल्यूमिनियम लीजिए और एक जिंक लीजिए और दोनों को रिएक्ट करवाइए HCl के साथ में, दोनों को रिएक्ट कराना है HCl के साथ में। हमको ये बात पता है कि जब भी क्या होगा, कोई भी मेटल जो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, जब भी कोई भी मेटल अगर HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस के बबल्स, हाइड्रोजन गैस के बबल से रिलीज करता है। तो ये बात तो सच है कि हाइड्रोजन गैस के बबल रिलीज होंगे, लेकिन देखा क्या गया कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है उसके साथ ये बबल जो है बहुत तेजी से मतलब फास्टली रिलीज हो रहे हैं, ये बबल्स जो है वो फास्टली रिलीज हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे जिंक के साथ, तो जिंक के साथ ये बबल्स जो है वो स्लोली रिलीज हो रहे हैं। तो बोलेगा भाई इसके पीछे क्या माजरा है, तो इसके पीछे माजरा ये पता चला, बात ऐसी है कि जो एल्यूमिनियम है वो हाई रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, जबकि जो जिंक है वो यहाँ पर मतलब लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव LR। हाँ, तो यहाँ पर आपने क्या समझा, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि आपने समझा कि अब ये बात सच है कि जो आपका मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो सचमुच रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तभी तो ये रीजन हुआ कि यहाँ पर मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है और हाइड्रोजन गैस के बबल जो है बहुत तेजी से निकल रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो रिएक्शन है बहुत स्लो हो रहा है और हाइड्रोजन गैस के बबल जो है बहुत ज्यादा स्लोली निकल रहे हैं। मैं फिर से एक बार पूरा चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें क्या बोला गया है कि आपने 2 चीजें लिया, एक एल्यूमिनियम लिया और दूसरा जिंक लिया है और फाइनली दोनों को रिएक्ट करा दिया है आपने हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के साथ में। डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड है ये, समझे। तो डाइल्यूट यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोला जाए, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब आप जो शुद्ध हो एकदम, और डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि जिसमें आप क्या किए रहे, कुछ पानी वगैरह मिलाए रहे हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिए रहे, ठीक है। तो मामला ये आया कि जब आपने इन दोनों का रिएक्शन कराया तो HCl की वजह से इन्होंने क्या रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब रिलीज कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं वो फास्टली बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस के बबल बन रहे हैं वो स्लोली आराम से रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ का रिएक्शन फास्ट हो रहा है और यहाँ का रिएक्शन स्लो हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट क्लियर किया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, साइज ऑफ रिएक्टेंट। साइज ऑफ रिएक्टेंट आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, आप सबने गांव वगैरह में गए होंगे तो बड़ा वाला नमक देखा ही होगा आपने। अगर मैं बोलूं कि आपको पानी में घोलना है, एक तो आप क्या कीजिए, 1 चम्मच जो आपके यहाँ एकदम पाउडर्ड फॉर्म में जो नमक रहता है उसको आप यूज कर लीजिए, और दूसरा आप क्या कीजिए, जो बड़े साइज का नमक है उसको आप यूज कीजिए, और आपको दोनों को क्या करना है, पानी में घोलना है। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा नमक जो रहेगा वो जल्दी घुलेगा, बताइए कौन सा नमक जो रहेगा वो जल्दी घुलेगा। तो इसका क्या जवाब है, जो पाउडर वाला नमक रहेगा वो जल्दी घुलेगा। ये बात सच है। तो ऐसा मामला क्या हुआ ऐसा बताइए। बात ऐसी है कि जो पाउडर वाला था उसका जो सरफेस एरिया था वो छोटा था, उसका साइज कम था और इसलिए उसने रिएक्शन बहुत तेजी से किया। जबकि आप दूसरा वाला जो देखेंगे, जो दूसरा क्या चीज ये है आपका, उसमें सरफेस एरिया बड़ा है, साइज बड़ा है, इसलिए रिएक्शन की स्पीड कम हो गई। समझते हैं इस बात को, देखते हैं।
तो आपने यहाँ पे मतलब इतना फिलहाल कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये बात सच है कि जो मतलब रिएक्शन की रेट है, जो रिएक्शन की रेट है वो साइज ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंडेंट करती है। देखते हैं इस बात को कैसे क्या रहेगा। ठीक है, मामला ये हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कराया गया किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट HCl। ठीक, आप एकदम सिंपली आप ऐसा कर लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, एक मतलब बोला जाए कि टाइल्स के टुकड़े, टाइल्स के यहाँ पर पाउडर है, टाइल्स का पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन किया गया है और यहाँ पे टाइल्स के छोटे छोटे पीसेस हैं, टाइल्स के छोटे छोटे पीसेस हैं। ठीक है, तो इन दोनों का रिएक्शन किसके साथ में करवाया गया है, HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl है। ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ में दोनों का रिएक्शन करा दिया गया है। जब दोनों का रिएक्शन कराया गया तो फाइनली यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी, लेकिन देखा ये गया कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के जो बबल्स निकल रहे थे, देखा ये गया कि भाई जो पाउडर्ड फॉर्म में है ना, जो एकदम चूरे के फॉर्म में है, उसमें से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तेजी से निकल रही है, फास्टली निकल रही है, जबकि यहां से जो है स्लोली से, मतलब बहुत मंद गति से, यानी स्लोली निकल रही है, स्लोली निकल रही है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा, बात ऐसी है, इसका मतलब आपने समझा कि हाँ भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है किस पे, साइज पे। यहाँ साइज कम है और इस वजह से क्या हो रहा है, जो रिएक्शन है बहुत तेज हो रही है, और यहाँ पे साइज बड़ा है और इसलिए रिएक्शन जो है वो स्लो हो रही है। ठीक है, तो हमने दूसरा पॉइंट भी टैकल कर लिया कि साइज ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, साइज ऑफ रिएक्टेंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। सही बात है कि नहीं, कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, रिएक्शन जो रहेगा उतना तेज होगा। सही बात है कि नहीं, इसको आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप जो रिएक्शन अभी परफॉर्म कराए थे, मैं किसी एक कॉमन के साथ में रिएक्शन करा सकता हूं। जैसे आप ले लीजिए HCl, और एक में डाइल्यूट HCl रहे, दूसरे में कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, और दोनों का आप रिएक्शन करा दीजिए किसी के साथ में भी। अगर मैं मान लीजिए मुझे किसी के साथ, मान लीजिए एल्यूमिनियम के साथ में कराना है, तो मैं दोनों जगह पे एल्यूमिनियम रख लेता हूं। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि यहां से जो हाइड्रोजन गैस के बबल रिलीज होंगे वो बहुत स्लोली रिलीज होंगे, मतलब स्लोली, जबकि यहां से जो हाइड्रोजन गैस के बबल रिलीज होंगे वो बहुत फास्टली रिलीज होंगे, फास्टली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आप देखेंगे रिएक्टेंट यूज में आ रहा है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि यहाँ जो रिएक्टेंट यूज में आ रहा है वो डाइल्यूट है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि जब हम क्या करते हैं, मतलब रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट की जो रेट है, रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट करती है कि भाई आपका रिएक्टेंट जो है वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना ज्यादा शुद्ध है। जितना ज्यादा शुद्ध रहेगा रिएक्शन उतना तेज होगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ये आपका यहाँ पर हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन आता है कि रिएक्शन का टेम्परेचर क्या रहेगा। ठीक है, चलिए टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की टेम्परेचर क्या है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर जो आपने देखा था वही रिएक्शन है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो रिलीज हो रही थी। ये रिएक्शन परफॉर्म तो हो रहा है, लेकिन बात ये आती है कि जब तक आप इस रिएक्शन को टेम्परेचर नहीं देते हो, हीट नहीं देते हो, तब तक इस रिएक्शन की जो रेट रहती है वो जीरो रहती है, यानी एकदम मतलब बोला जाए कि शून्य रहती है, जीरो रहती है। तब तक वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। बोला जा रहा है रिएक्शन तो बात सही है, लेकिन ये रिएक्शन तब तक परफॉर्म नहीं होगा। एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो क्या, एक रिएक्टेंट जो है वो दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। समझे, मामला ये है कि ये रिएक्शन तब तक परफॉर्म नहीं होता जब तक कि मैं इसको हीट ना प्रोवाइड करूं एक्सटर्नली। बाहर से जब तक आप इसको हीट नहीं प्रोवाइड करते हैं, आप इसको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, तब तक इस रिएक्शन की रेट जो रहती है वो जीरो रहती है। और जैसे जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करने लगते हैं, जितना तेजी से, जितना ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, ये रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, उतनी तेज होती जाती है। और इस वजह से आप बोलेंगे कि ये बात सच है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन पे। आप इसको किससे समझे, तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। फाइनली सबसे लास्ट पॉइंट है
कैटालिस्ट क्या होता है? तो कैटालिस्ट तो सब जानते हैं, आप हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो कैटालिस्ट क्या है? दे मतलब केमिकल सब्सटेंस व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन बट इट कैन चेंज क्या? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड कैटालिस्ट। मतलब ये कैटालिस्ट क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको ये चेंज कर सकते हैं, उसको ये चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया है, फैक्टर जो है जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं वो 5 के 5 फैक्टर देख लिए हैं। आपको पेपर में कम से कम 3 या 4 लिखने को हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप थोड़ा उसको लेकर अलर्ट रहिएगा। 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहां से फंस सकते हैं। ओके, और कोई दिक्कत? चलो इसके बाद जो है हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एकदम नॉर्मल है। हो सकता है आपको यहां से डिस्टिंग्विश पूछा जाए कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो एक बार देख लेते हैं। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन का एक बेसिक मतलब यह है कि या तो ऑक्सीजन जो है वो लिया जाए, या तो ऑक्सीजन लिया जाए या हाइड्रोजन छोड़ा जाए, दोनों नहीं होना चाहिए। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन या तो बोला जाए कि लिया जा रहा है या तो हाइड्रोजन जो है वो रिलीज किया जा रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मतलब रिएक्शन या तो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होना चाहिए या फिर प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो हाइड्रोजन को रिलीज करना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को आप क्या बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसके एकदम उल्टा रिडक्शन रिएक्शन है, यानी या तो हाइड्रोजन गैस को लिया जाए या और क्या हो जाए, और मतलब वो वाला और नहीं, एंड वाला और नहीं, और मतलब या। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, या फिर ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज कर दी जाएगी प्रोडक्ट से, यानी या तो रिएक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन गैस को ले ले या फिर ऑक्सीजन जो है वो क्या कर ले, प्रोडक्ट रिलीज कर दे। तो दोनों ही कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहां पर ये क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट कि और यहां पर O2 क्या होता है और H2 यहां पर क्या होता है। अब बात ये आती है नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप देखेंगे इसके अलावा एक शॉर्ट डेफिनेशन मतलब आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन वहां से बन जाए, हालांकि उतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया जाएगा आपको, ये तो है। ठीक है, मेन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है या लॉस किया जा रहा है, तो भी आप बोलेंगे कि भाई वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और अगर आप बोलेंगे कि क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो भी आप बोलेंगे कि भाई वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज किया जा रहा है मतलब बाहर निकाला जा रहा है या फिर लॉस किया जा रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है या एक्सेप्ट किया जा रहा है तो भी वो यहाँ पर वो रिडक्शन रिएक्शन होगा। इसके अलावा O2 अगर एब्जॉर्ब हो रही है और हाइड्रोजन जो है या फिर रिलीज हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन या तो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बातों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे आप लोगों ने देखा था कि अगर मैं बोलूं कि बताइए Mg प्लस O2 मिलकर बना रहा है 2MgO, ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे भैया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्टेंट उसको यूज कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है भैया। सही बात है। इसके अलावा मैं दूसरा एक एग्जाम्पल ले दूं, मान लीजिए ये है आपका इथीन। अभी आपको कुछ उतना खास नहीं पता लेकिन कोई जरूरत भी नहीं है, ये इथीन है, अभी बाद में उसको देखेंगे, लेकिन अभी जो अपने काम का है, जो टॉपिक चल रहा है वो हमको समझना है। तो यहाँ पर CH3 और CH3 इसका नाम है इथेन। इथेन, बात ये है जब ये इथेन से इथीन बनता है तो ये अपने अंदर से 2 हाइड्रोजन रिलीज कर देने वाला है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गया है। अब ये 2 हाइड्रोजन कैसे रिलीज हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से, H2 रिलीज हो गया साथ में, क्योंकि दोनों जगह पे अभी हाइड्रोजन निकल गया तो हाथ खाली है, वो हाथ आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए। तो CH2 और CH2 साथ में यहाँ पर H2 रिलीज हो गया है। आप बोलेंगे कौन सा रिएक्शन, तो इसका जवाब क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। नहीं, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि या तो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। क्लियर है आपको, पक्का? तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आपको इसके अलावा और देखने रहेंगे, चलिए एक और ये रिडक्शन रिएक्शन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जो आपकी बुक में रहेगा वही लेंगे, कोई बाहर से एग्जांपल वगैरह लेने की कोशिश नहीं करेंगे जो आपकी बुक में, क्योंकि मे भी हो सकता है आपके एग्जामिनर वगैरह भी वही एक्सेप्ट करें। ओके, चलो,
तो यहाँ पर देखते हैं नॉर्मली बोला गया है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो H2 के साथ में जब कंबाइन होगा तो क्या कर दे रहा है यहाँ पर Cu प्लस H2O, ठीक है, Cu प्लस H2O। अब यहाँ पर आप क्या बताएंगे नॉर्मली कि यहाँ पर क्योंकि H2 है, सही बात है, तो ये H2 क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में आ रहा है, इसका मतलब आप बोल देंगे कि कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझ लिया है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन कंबाइन विद रिएक्टेंट और रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट or hydrogen is released by the product, this is called oxidation reaction। reduction reaction क्या होगा, ऐसा reaction, the reaction in which क्या होगा, या तो ये हाइड्रोजन कंबाइन विद रिएक्टेंट और ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द प्रोडक्ट आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। चलिए अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो हमने 2 और विकेट गिरा दिए हैं टॉपिक्स के, अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पर, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है जरा वो देख लेते हैं। रेडॉक्स नाम में ही दिख रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, हाँ ठीक। तो यहां पर देखेंगे 2 चीज से मिलकर बना है, एक रेड और एक ऑक्स, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सेम टाइम पे हो जाते हैं, उसको ही आप यहाँ पर क्या बोल देंगे, उसको ही आप यहाँ पर बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ performed simultaneously, both occurs simultaneously, then are called रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे परफॉर्म होगा, आप उसको क्या बोल देंगे, आप उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो आपके बुक में जो एग्जांपल है मैं बता देता हूं कैसे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा ही मतलब एक फिक्स एग्जांपल है, आप याद करके जाइएगा और एज इट इज लिखिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो आपको मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे परफॉर्म हो, साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो, उसी को आप क्या बोल देंगे यहाँ पर, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं और जैसे आपको पेपर में लिखना रहेगा उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूं, वैसे ही आपको लिखना है। आपके बुक में दिया क्या है, देखो एग्जांपल 2H2S प्लस SO2, आपको भी कुछ ऐसे ही याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद 3S प्लस 2H2O, ओके। अब चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए अगर आप देखेंगे कि यहां पर SO2 में, यहां पर SO2 है लेकिन यहां ऑक्सीजन गायब हो गया है, ठीक है, यहां ऑक्सीजन गायब हो गया है। कि कैसे हुआ है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन गायब हो गया है, यानी ऑक्सीजन रिलीज हो गया है। और ऑक्सीजन रिलीज होने का मतलब क्या है, तो ऑक्सीजन रिलीज होने का मतलब है रिडक्शन रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो जाए। तो यहां पर इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, रिडक्शन, आप इस तरीके से लिखेंगे रिडक्शन। उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए, ठीक, यहां पर क्या है कि H2S है लेकिन यहां पर O आ जा रहा है, O आ जा रहा है मतलब O कंबाइन हुआ है, तो कंबाइन जहां पर होगा उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीजन कंबाइन होगा उसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे आपके बुक में एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपको एज इट इज वो याद करके जाना है क्योंकि पेपर में एज इट इज लिखना पड़ेगा। ओके, एग्जांपल आपके बुक में लिखा है MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 प्लस 4HCl बना रहा है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, 2H2O प्लस Cl2, ओके। अब देखते हैं यहां पर क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले अगर आप कॉमनली देख लेंगे कि सबसे पहले यहां पर क्या है, O2 है, लेकिन जब मैं यहां से यहां चलता हूं तो मैं देखता हूं कि अचानक जो ऑक्सीजन था वो गायब हो गया, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया है, रिलीज हो चुका है। और रिलीज होने का मतलब आप क्या बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो चुका है तो बोलेंगे कि भाई ये कैसा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है,
ओके, दूसरा देखते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो 4HCl है, और ये 4HCl आप यहां पर आ जाएंगे तो वो देखेंगे, यहां पर नहीं, इस वाले में आ जाते हैं। इस वाले के साथ भी हो सकता है, तो यहां पर आप दोनों के साथ में किसी जिससे मर्जी उससे आप कर लीजिए। तो 4HCl जो है और यहाँ पे Cl2 है, तो अचानक H क्या हो गया, गायब हो गया है। और क्योंकि H यहाँ पर गायब हो गया, तो जहां पर H गायब हो जाएगा यानी H रिलीज हो गया है, तो उसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आप देख लेंगे कि दोनों रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, और इसलिए आप इन दोनों रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे परफॉर्म होते हैं, occurs simultaneously, then it is called redox reaction. The reaction in which oxidation and reduction both occur simultaneously, it is called redox reaction. एग्जांपल आपके सामने दो हैं, आपको जो भी एग्जांपल याद करके आना रहेगा आप चले जाना, लेकिन लापरवाही मत करना। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए, रिडॉक्स रिएक्शन के बाद अपने क्या पॉइंट बचे हैं, कोरोजन और रेसिडिटी। आसान है कोरोजन वगैरह। चलिए, तो अब रिडॉक्स रिएक्शन में ये कोरोजन पे सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। कोरोजन मतलब होता है कि जंग लगना वगैरह, सही बात है कि नहीं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले कोरोजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मेनली जितने भी मेटल्स होते हैं, जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं, वो जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, जो ऑक्सीजन है एंड जो मॉइस्चर है, उसके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। उसके साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने की वजह से उनके ऑक्साइड बना लेते हैं, और ऑक्साइड्स बनाने के बाद वो कमजोर हो जाते हैं, यानी वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी मेटल्स वगैरह हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है और जो यहाँ पर मॉइस्चर है उसके साथ में रिएक्शन करके वो अपने ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि लोहा है, लोहा अपने ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो Fe2O3 बनाएगा, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है कि आप देखेंगे कि कोरोजन क्या होता है। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि जो मेटल्स होते हैं वो मॉइस्चर हो गया एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन वगैरह हो गए, उनके साथ में रिएक्ट करके खुद के ऑक्साइड बनाते हैं, और ऑक्साइड बनाने की वजह से वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। अब आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए जरा कि अच्छा, एक क्वेश्चन आप यहां से एज इट इज डायरेक्ट याद करके रखना, मे भी जहां तक है कि वो क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, याद रख लेना Fe+2 जो रहता है उसको आप फेरस बोलते हैं, और Fe+3 रहता है उसको आप फेरिक बोलते हैं, तो ये दो चीज आप एकदम याद करके रखना, यहां में भी है पूरा चांसेस कि आपके क्वेश्चन वगैरह फंस जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप आएंगे कोरोजन में। कोरोजन आपको क्लियर हो गया, आपको कुछ इसके एग्जांपल वगैरह याद रखेंगे, तो चलिए एग्जांपल याद कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या एग्जांपल देंगे कि ब्राउनिश लेयर ऑन द आयरन, कोरोजन का एग्जांपल है भाई। आयरन पे जंग लगना क्या है, आयरन पे आप देखेंगे तो Fe2O3 उसको बोला जाता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जंग का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो जंग का यानी रस्ट का आपका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है Fe2O3.H2O। ये क्या है, आपका रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है। रस्टिंग क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जो आयरन होती है उसके सरफेस पे जो ब्राउन कलर की लेयर आती है, रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर आती है, उसी को आप क्या बोलेंगे, उसी को आप रस्ट बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा आयरन रहता है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और अपने ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। सही बात है कि नहीं। बाकी आप इसका केमिकल फॉर्मूला वगैरह लिख सकते हैं अगर आपसे पेपर में पूछा गया तो। ठीक है, कोरोजन सबको पता है, कोरोजन क्या होता है, हाँ अब ये बता दिया। अच्छा, कोरोजन के बाद आप इसके एग्जांपल याद कीजिए। तो सिल्वर पे ब्लैक कलर की लेयर आप देखेंगे, चांदी वगैरह अगर आपके मम्मी वगैरह पहनती होंगी, सिस्टर वगैरह, तो क्या होता होगा, कुछ दिनों के बाद वो क्या मतलब ब्लैक होने लगता होगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगता होगा। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी यहाँ पर कोरोजन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका ये
नॉर्मली तांबा वगैरह है तो उसके ऊपर ग्रीनिश लेयर आ जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीनिश लेयर आ जाती है, वो भी किसका एग्जांपल है? तो वो भी यहाँ पर कोरोजन का एग्जांपल है। तो हमने 3 एग्जांपल देख लिया, रेडिश लेयर, ये रेडिश ब्राउन लेयर ऑन द आयरन, इसके बाद ब्लैकिश लेयर ऑन द सिल्वर एंड इसके अलावा ग्रीनिश लेयर ऑन द कॉपर। ये तीनों एग्जांपल हमने देख लिए, किसके हैं? तो यहाँ पर आपके कोरोजन की एग्जांपल है। ठीक है, तो कोरोजन इतना काफी है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है अब हमारा बचा है वो है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब होता है बदबू, और नॉर्मली बदबू कैसी है आपको ये समझना जरा। बदबू तो बहुत बदबू होती है, लेकिन यहाँ पर रेंसिडिटी का मतलब क्या है? बात ऐसी है कि आपने नोटिस किया होगा जो होलसेल वगैरह रहते हैं उसमें जो तेल आता है, समझ पा रहे हो, जो तेल आता है तो कंटेनर ऑयल वगैरह जो होते हैं, खाने वगैरह वाले तेल आते हैं, फूड ऑयल जो रहते हैं वो कंटेनर में आते हैं। वो किस में आते हैं? तो कंटेनर में आते हैं। कंटेनर में आने के लिए देखो टीन का कंटेनर रहता है। टीन अगर आप उसको देखेंगे कि मॉइस्चर वगैरह में बहुत ज्यादा दिन तक रखा रहेगा तो होता क्या है कि टीन जो है वो बड़े आसानी से मॉइस्चर वगैरह के साथ में रिएक्ट कर लेता है, अपने ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका टीन का डब्बा रहता है, मतलब जो आपको उसमें तेल रखा गया है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और तेल खराब होने के बाद क्या होता है कि जब आप उस तेल का यूज करते हैं खाना वगैरह बनाने में तो खाना क्या हो जाता है? खराब, मतलब बोला जाए खाने का टेस्ट ही बदल जाता है, कई बार खाना खराब भी हो जाता है। इसके अलावा खाने का मतलब बोला जाए कि तेल जो आप यूज कर रहे हो उसमें भी बहुत ज्यादा झाग आ जाता है, समझ रहे कि नहीं? हाँ, और वो जो झाग आता है उसी को आप बोलेंगे कि यहाँ पर यही क्या है? रेंसिडिटी। अजीब सी स्मेल आती है उसमें से, उसी को आप रेंसिडिटी बोलते हैं, बदबू बोलते हैं। तो एक बार फिर से इस पे बात कर दे रहा हूं कि अगर तेल को लंबे टाइम तक आप क्या करने, मतलब टीन के कंटेनर वगैरह में रखते हैं, डब्बे वगैरह में रखते हैं, तो होता क्या है कि वो खराब हो जाता है। और उसके बाद जब आप उसको फूड, मतलब खाने बनाने के लिए अपने फूड, ये कुकिंग वगैरह में यूज करते हो तो उसमें से क्या होता है? बहुत ज्यादा झाग आता है, और झाग के साथ में स्मेल आती है, उसी को आप यहाँ पर रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ क्या, आज हमने क्या कर लिया है? 3rd चैप्टर भी पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, और फिर भी अगर आपको इससे कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट करिए। मतलब जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम क्या करेंगे, उस पे एक फिर से वीडियो वगैरह बना देंगे। बाकी आपकी हेल्प तो करते ही रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।